हेलो एवरीवन, मैं रीता सिंह एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का कैरियर पॉइंट एजुकेशन में। हमारा आज का टॉपिक है ब्लड। इसके पहले जो हमारी जीएस की क्लास हुई थी उसमें भी हमने आपको ब्लड बताया था। आज हम शुरू कर रहे हैं ब्लड का सेकंड पार्ट। चलिए शुरू करते हैं ब्लड। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ कि जो ब्लड का पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने कौन कौन सी चीजें डिस्कस की थी। ब्लड का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था ब्लड होता क्या है। ठीक है, ब्लड कहते किसे हैं? तो ब्लड क्या होता है? ब्लड होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक। तरल होता है क्यों? इसका जो प्लाज्मा वाला भाग होता है उसकी वजह से क्या होता है? तरल होता है, यानी कि फ्लूइड होता है। और जो टिश्यू क्यों होता है? कनेक्टिव टिश्यू क्यों होता है? कनेक्टिव टिश्यू इसलिए होता है क्योंकि ये जो सारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, जैसे हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, किडनी है, कई सारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, सभी को क्या करता है? कनेक्ट करता है सर्कुलेट होकर के। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है इसमें कई तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गई। तो टिश्यू की क्या डेफिनेशन हमने बताई थी आपको? सेल्स जो होती हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं। कई सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। तो ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स यानी कि एक से ज्यादा तरह की सेल्स पाई जाती हैं। तो हम क्या कहेंगे? इसीलिए ब्लड को टिश्यू कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड की स्टडी हम किसके अंतर्गत करते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम ब्लड की स्टडी करते हैं। क्लियर? अब इसमें हमने आपको बताया था ब्लड का पीएच कितना होता है। ब्लड का पीएच होता है 7.4। ब्लड का पीएच 7.4 होता है। मेल में जो क्वांटिटी होती है ब्लड की वो फीमेल से ज्यादा होती है। मेल में पाई जाती है इसकी 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। फीमेल जो होती है, फीमेल में इसकी क्वांटिटी होती है 4 से 5 लीटर। ठीक है, मेल में 5 से 6 लीटर, फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है। और ये जो ब्लड होता है किस पर डिपेंड करता है? जो हमारी बॉडी का जो वेट होता है, टोटल बॉडी वेट का 7% होना चाहिए ब्लड। क्लियर? ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा होती क्या है? हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। उन 206 हड्डियों में सारी हड्डियों को मिला के, छोटी हो या बड़ी, सारी हड्डियों को मिला करके कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल 206 हड्डियां होती हैं। उनमें से जो बड़ी हड्डियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बोन मैरो कहा जाता है, अस्थि मज्जा कहा जाता है। तो जो बड़ी हड्डियां होती हैं वो बोन मैरो कहलाती हैं। और बोन मैरो में ही क्या होता है? हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। बोन मैरो में क्या होता है? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है, वो स्टेम सेल ही डिवाइड होकर के सारी सेल्स को बनाती है। क्लियर? जो हमारा ब्लड होता है, अब उसका कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो उसका कंपोनेंट क्या क्या होता है? उसके जो ब्लड का कंपोनेंट होता है उसमें 55% प्रेजेंट होता है प्लाज्मा, 45% होती है सारी सेल्स। प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड पोर्शन होता है, और सेल्स जो होती है हमारी कितनी? 45% होती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, अब हम इसमें शुरू करने जा रहे हैं। आज ब्लड में हम शुरू करेंगे आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ब्लड में हम शुरू करेंगे आरबीसी। आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी इज आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, पहले भी बता चुके हैं आपको। तो सबसे पहले आरबीसी की हम देख लेते हैं, आरबीसी की खोज किसने की। हम आरबीसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हम इसके पहले नाम जान लेंगे। इसको आरबीसी के अलावा और क्या बोलते हैं? इसे इरिथ्रोसाइट सेल कहा जाता है। आरबीसी की खोज किसने की थी? सबसे पहले आरबीसी की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने की थी। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ।
ड्यूवेन आपने की थी किसकी खोज, आरबीसी की खोज। ठीक, अब आरबीसी जो होती है ये तो हमने बता दिया था कि फॉर्मेशन कहाँ पे इसका होता है, बोन मैरो में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। अब देख लेते हैं आरबीसी का साइज क्या होता है, इसका शेप क्या होता है। आरबीसी का जो साइज होता है, इसका शेप बताएंगे हम आपको, पहले साइज देख लेते हैं। इसका साइज जो होता है 6 to 8 माइक्रोमीटर क्या होता है, इसका डायमीटर होता है। साइज क्या होता है इसका, 6 to 8 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। इसके अगर हम शेप की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है, ये डिस्क शेप होती है, डिस्क शेप। ये और कैसे, कॉनकेव, कॉनकेव डिस्क शेप। ठीक, कॉनकेव का मतलब होता है अवतल, अवतल। ठीक, अब यहाँ पे ये कॉनकेव या अवतल का क्या मतलब हुआ, जब हम इसे अगर इसका हाफ पोर्शन देखते हैं, ये तो हो गया इसका फ्रंट व्यू हो गया। अगर हम देखेंगे टॉप व्यू, इसका ये टॉप व्यू होता है, आरबीसी का ये क्या है, टॉप व्यू है। अगर हम इसे देखेंगे कैसे, साइड से देखेंगे, अगर बीच का पोर्शन इसका हम देखेंगे तो ये हमें कैसे दिखाई देगी, कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, ये इसका साइड व्यू होगा, साइड व्यू, यानी कि किनारे से देखने पे ऐसे दिखाई देगी। अगर हम ये टॉप वाले को अगर बीच से हम इसको ऐसे डिवाइड कर दें तो ये कैसे दिखाई देगी, इसका शेप इस तरह से कुछ दिखाई देगा। क्लियर, यानी कि किनारों ये पे क्या होगी, ये किनारों पे चौड़ी होगी और बीच में पतली होगी। अब इसका जो ये शेप है, कॉनकेव शेप या अवतल शेप है, इसका शेप ऐसा क्यों है, या फिर अगर शेप ऐसा है तो इसके बेनिफिट क्या है। इसका जो शेप ऐसा होता है, कॉनकेव शेप होता है, कॉनकेव डिस्क शेप्ड होती है ये, तो इसका एक इसके बेनिफिट्स ये है कि चाहे जितनी पतली कैपिलरी हो, ब्लड कैपिलरी जो होती है वो कितनी भी पतली, हमारी बॉडी में हर तरह की कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, कुछ चौड़ी होंगी, कुछ पतली होंगी, कुछ और ज्यादा पतली होंगी, यानी कि सूक्ष्म होंगी, छोटी होंगी, तो हर तरह की कैपिलरीज पाई जाती हैं। उनमें क्या होता है, चाहे कैपिलरीज पतली हो मोटी हो, हर तरह की कैपिलरी में क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, यानी कि खून बहता रहता है। तो जब सेल का साइज जो है, सारे ब्लड में एक ही साइज की सेल पाई जाएंगी, ऐसा नहीं है कि हर ब्लड में आरबीसी है तो ये अलग अलग साइज में पाई जाएंगी। साइज ब्लड में जितने भी आरबीसी होंगे सबका साइज क्या होगा, एक ही होगा। यहाँ पे ब्लड की जो आरबीसी है, आरबीसी का साइज सेम है, लेकिन यहाँ पे जो कैपिलरीज है उनका साइज क्या है, यानी कि जो नलिकाएं हैं, पैसेज है उनका, तो वो क्या है, वो चौड़ी भी हो सकती हैं, कई सारी जो रहेंगी वो चौड़ी रहेंगी, पतली रहेंगी, कुछ रहेंगी तो बहुत ज्यादा पतली रहेंगी। तो जो ये सेल है हमारी आरबीसी सेल है, तो वो जो चौड़ी कैपिलरीज है उसमें भी फ्लो हो रही है, जो कम चौड़ी है या फिर जो बहुत ज्यादा महीन है, पतली है, उनसे भी फ्लो हो रही है। तो ये क्यों फ्लो हो रही है, जब इसका साइज एक ही है। ठीक है, तो इसका ये जो शेप है, ये अपने शेप के कारण ही इन सबसे क्या करती है, बह पाती है या फ्लो हो पाती है। क्यों, क्योंकि इसका ये जो शेप है इसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका बाई कॉनकेव जो डिस्क शेप होता है, अवतल शेप जो होता है इसका आरबीसी का, ये आरबीसी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और फ्लेक्सिबल होने के कारण ही ये क्या होती है, चाहे मोटी हो, पतली हो या मीडियम साइज की किसी भी तरह की कैपिलरीज हो, ये उससे आसानी से पास होके निकल जाती है। ठीक है, हर तरह की कैपिलरीज में क्या होती है, फ्लो हो जाती हैं। क्लियर, तो ये हो गया शेप आरबीसी का। अब बन
आपको बता दिया था बोन मैरो में बोन मैरो क्या होती है, ये भी हमने आपको बताया। अब यहाँ पे इसका साइज भी बता दिया हमने आपको, इसका साइज क्या होता है 6 to 8 माइक्रोमीटर होता है इसका साइज जो होता है। अब हम देखेंगे जो आरबीसी होती है हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है, इनमें हमने इसका शेप तो बताया, लेकिन अभी तक हम जो जितनी भी सेल्स देखते थे उनमें क्या होता है सेल होती है, सेल के बीच में क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो आरबीसी होती है हमारी, आरबीसी में जो सेल होती है हमारी आरबीसी उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो डायग्राम मैंने इस तरह से बनाया था वो न्यूक्लियस नहीं था, वो डायग्राम इसका कॉन्केव डिस्क शेप का था, यानी कि ये किनारों पे ये जो इसकी लेयर होती है ये किनारों पे ये मोटी होती है, जो पेरिफेरल होता है इसका पेरिफेरल एरिया होता है, किनारों का जो क्षेत्र होता है इसका मोटा होता है, बीच में क्या होती है ये पतली होती है, इसलिए ऐसा बनाया गया था, वो न्यूक्लियस नहीं था। तो ये जो आरबीसी होती है उसमें क्या होता है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस क्या होता है एब्सेंट होता है, इसमें नो न्यूक्लियस। केंद्रक अनुपस्थित, केंद्रक क्या होता है अनुपस्थित होता है, केंद्रक एब्सेंट होता है, यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और एक और चीज हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो होता है वहां से सेल के जो सारे काम होते हैं न्यूक्लियस से ही होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है सेल का ब्रेन कहा जाता है। और ये जो आरबीसी है आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो हम आरबीसी को क्या कहेंगे ब्रेनलेस सेल कहेंगे। आरबीसी क्या है हमारी ये ब्रेनलेस, ब्रेनलेस सेल है। आरबीसी कैसी सेल है ये ब्रेनलेस कोशिका है, यानी कि दिमाग रहित कोशिका है, यानी कि जिसके पास दिमाग नहीं है, ब्रेनलेस। क्योंकि हम न्यूक्लियस को क्या कहते हैं सेल का ब्रेन कहते हैं। क्लियर। और इसमें किसी भी तरह के सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते हैं, यानी कि कोशिकांग जो रहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। अब हमने ये देख लिया जो हमारी ह्यूमन ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड में आरबीसी जो होती है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसमें एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है एक्सेप्शन यानी कि अपवाद, अपवाद। इसके अपवाद कौन है कैमल, कैमल एंड लामा, ऊंट और छोटा ऊंट। जो लामा होता है वो छोटा ऊंट होता है, एक तरह का छोटा ऊंट। ये एक्सेप्शन क्यों है अपवाद क्यों है, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस होता है कैमल का और लामा की जो आरबीसी होती हैं इनकी आरबीसी में क्या होता है न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक क्या होता है उपस्थित होता है, किसमें कैमल और लामा की जो आरबीसी होती है, कैमल और लामा की जो आरबीसी होती है उसमें क्या होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि केंद्रक पाया जाता है। इसलिए ये क्या है एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद है। ठीक है। क्योंकि जनरली जो हमारी आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस क्या होता है वो एब्सेंट होता है, यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब हम देखेंगे न्यूक्लियस जो होता है उसकी जो लाइफ हमारी जो आरबीसी होती है उसकी लाइफ कितनी होती है। हमारी जो आरबीसी होती है इसकी लाइफ कितनी होती है, यानी कि जीवन काल कितना होता है, इसका जीवन काल 120 दिन, 120 दिन 120 डेज।
यानी कि जो हमारी आरबीसी रहती है ये क्या होती है, 120 दिन तक रहती है जब एक बार बनने के बाद। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक और चीज, ये तो हो गया आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। अब ये बनती कहाँ है, इनका फॉर्मेशन कहाँ है, फॉर्मेशन का कई बार मैंने रिपीट किया है कि इनका जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, ये कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में होता है। क्लियर। अब ये तो हो गया कि इनका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, इनकी लाइफ होती है 120 दिन की, मतलब कहीं ना कहीं इनकी डेथ भी होती है। 120 दिन बाद क्या होती है, इनकी डेथ हो जाती है। इनका जब फॉर्मेशन की जगह कौन सी है, बोन मैरो है, फॉर्मेशन हो रहा है बोन मैरो में। अब इनकी जो डेथ होगी तो इनकी डेथ कहाँ पे होती है, लीवर में या फिर स्प्लीन में। इनकी डेथ कहाँ पे होती है, लीवर में या स्प्लीन में जा करके इनकी डेथ हो जाती है। लीवर या फिर स्प्लीन, यकृत, स्प्लीन को बोलते हैं प्लीहा। ठीक है। ये मरने के लिए यानी कि डेड होने के लिए कहां पे जाती हैं, डेड होने के लिए जाती हैं ये लीवर में या फिर स्प्लीन में। लीवर को यकृत और स्प्लीन को प्लीहा कहा जाता है। लीवर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक के राइट में। हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक के राइट साइड में, दाएं साइड में। ठीक। स्टमक को बोलते हैं आमाशय। लीवर कहाँ पाया जाता है, स्टमक के राइट साइड में पाया जाता है, दाएं साइड में। लीवर जो होता है, लीवर में भी जाती है मरने के लिए आरबीसी सेल्स जो होती है हमारी, और कहाँ पे जाती है, प्लीहा में भी जाती है। प्लीहा कहाँ होता है, ये जो हमारा स्टमक होता है, ये जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के पीछे साइड, स्टमक का जो पिछला पोर्शन है वहां से पाउच जैसा एक ऑर्गन होता है, इसको लाइन से मैंने इंडिकेट किया है, इस तरह से होती है। ये क्या होता है, स्प्लीन, प्लीहा, प्लीहा। ठीक, इस तरह से पाया जाता है, स्टमक के पीछे साइड पे प्रेजेंट होता है। हमारी आरबीसी जो होती है मरने के लिए लीवर और स्प्लीन में जाती हैं। तो अब यहाँ पे दो ऑर्गन में जाती है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। लीवर में जो आरबीसी जाएंगी, जो आरबीसी लीवर में जाएंगी वो दोबारा से रिसाइकल नहीं होंगी या रीजनरेट नहीं होंगी। आरबीसी लीवर में गई, वो क्या होंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी पूरी तरह से, वो दोबारा से रीजनरेट नहीं होंगी। ठीक, जो आरबीसी कहाँ जाएंगी, लीवर में जाएंगी। जो आरबीसी कहाँ पे जाएंगी, स्प्लीन में जाएंगी, यानी कि प्लीहा में जाएंगी। तो जो आरबीसी लीवर में जाएंगी वो रीजनरेट नहीं होंगी, रिसाइकल नहीं होंगी। लेकिन जो आरबीसी स्प्लीन में जाएंगी यानी कि प्लीहा में जाएंगी, वो क्या होंगी, रीजनरेट होंगी, रीजनरेट होंगी या रिसाइकल होंगी, रिसाइकल होंगी। रिसाइकल होंगी मतलब वो रिसाइकल होकर के दोबारा से बन जाएंगी और वहां पे स्प्लीन में ही क्या होंगी, स्टोर हो जाएंगी। ठीक, पुरानी आरबीसी आएगी लीवर में, लीवर में आने के बाद क्या होगी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी कि वो दोबारा से रिसाइकल नहीं होगी, डेथ हो जाएगी उसकी। जो आरबीसी स्प्लीन में जाएगी, स्प्लीन में जो आरबीसी जाएगी वो क्या होंगी, रीजनरेट होंगी, रिसाइकल होंगी, यानी कि नई आरबीसी बन जाएगी, वो नई आरबीसी के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएंगी और वो स्प्लीन में ही स्टोर हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी, यानी कि संचित हो जाएंगी, संचित हो जाएंगी। कहाँ पे, स्प्लीन में, यानी कि प्लीहा में स्टोर हो जाएंगी। इसीलिए यहाँ पे मरने के लिए
जाती है हमारी आरबीसी लीवर और स्प्लीन में, इसीलिए लीवर और स्प्लीन को क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान। आरबीसी का ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान, कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक, मरने के बाद किसी को कहाँ ले जाते हैं? कब्रिस्तान ले जाते हैं। और आरबीसी कहाँ जाती है मरने के लिए? लीवर में या फिर स्प्लीन में जाती है, इसलिए क्या कहा जाता है? लीवर और स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है या ग्रेवयार्ड कहा जाता है आरबीसी का। क्लियर? ये तो हो गया ग्रेवयार्ड। लीवर और प्लीहा दोनों को कहा जाता है, लीवर को भी और स्प्लीन को यानी कि प्लीहा को भी। अब यहाँ पे हमने बताया था कि स्प्लीन में स्टोर हो जाती हैं, बनने के बाद रिसाइकल होने के बाद क्या होती हैं? ये स्टोर हो जाती हैं और बाद में जब कभी ब्लड की जरूरत होती है तो हमारी बॉडी जो होती है ये स्प्लीन में जो ब्लड स्टोर होता है उसी का यूज करती है। ठीक उसी तरह जैसे हम ब्लड बैंक का यूज करते हैं, इमरजेंसी होने पे हमें ब्लड कहाँ से मिलता है? ब्लड बैंक से मिलता है। ठीक उसी तरह से जो पुरानी आरबीसी होती है स्प्लीन में जाएंगी, वो रिसाइकल हो जाएंगी, रिसाइकल होकर के स्प्लीन में स्टोर हो जाएंगी। इसीलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है? आरबीसी का ब्लड बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी का ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का ब्लड बैंक। किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है, स्प्लीन को। आरबीसी का ब्लड बैंक प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कौन होता है? स्प्लीन का कहलाता है, यानी कि आरबीसी का ब्लड बैंक प्लीहा कहलाता है। यहां तक क्लियर? अब जो हमारी आरबीसी होती है उसमें क्या होता है? वो क्या करती है आरबीसी? हमारा जो ब्लड होता है, हमने बताया था ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? आरबीसी के कारण होता है। आरबीसी के कारण क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो आरबीसी होती है उसमें क्या पाया जाता है? कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? HB, हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है हमारी आरबीसी में। ठीक, हमारी जो आरबीसी होती है उसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। और इसी के कारण ये क्या करती है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने कितनी चीजें देखी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो हमारी आरबीसी होती है बनती कहाँ पे है, इनका फॉर्मेशन। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे हमारी आरबीसी बनती कहाँ पे है? बोन मैरो में बनती है। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में बनती है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? लीवर और स्प्लीन को कहा जाता है। हमारी जो आरबीसी होती है उसका ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है, यानी कि प्लीहा को कहा जाता है। और ये जो हमारी आरबीसी जो होती हैं तो रिसाइकल कहाँ पे होती है? ये प्लीहा में होती है, यानी कि स्प्लीन में जा करके रिसाइकल होती है। पुरानी जो होती है वो नई आरबीसी में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन जो लीवर में जाती है, यकृत में जाती हैं, वो पूरी तरह से क्या होती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्लियर? अब हम अगला शुरू करेंगे। फंक्शन ऑफ आरबीसी। फंक्शन ऑफ आरबीसी। कार्य।
पूरा लिख देती हूँ मैं। आरबीसी के कार्य, आरबीसी के कार्य, आरबीसी के कार्य, फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का क्या काम होता है हमारी बॉडी में? आरबीसी का हमारी बॉडी में काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट या ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, अब ये हमारी बॉडी में O2 ऑक्सीजन का परिवहन या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती कैसे है? जैसे ये हो गई एयर, हमारी जो एटमॉस्फेयर होता है हमारा, उसमें क्या होता है, कई तरह की एयर्स प्रेजेंट, यानी कि कई तरह की गैसेस प्रेजेंट होती हैं और कई तरह की गैसेस मिलकर क्या बनाती हैं, वो एयर बनाती हैं। क्लियर? अब क्या होगा, ये एयर हम लिए, एयर कहाँ गई, हमारे नोज में, हमारे नाक में गई एयर, एयर हमारे नाक में गई, नाक से कहाँ गई, विंड पाइप में, विंड पाइप कहाँ पे, श्वसन नली, श्वसन नली में गई, श्वसन नली में गई, श्वसन नली से कहाँ पे जाएगी, हमारे लंग्स में, यानी कि फेफड़ों में जाएगी। ठीक, फेफड़े से कहाँ जाएगी, ब्लड में, यानी कि हमारे रक्त में या रुधिर में। ठीक, हमारे रुधिर में क्या प्रेजेंट होगा या हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट है, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। कहाँ पे, हमारे ब्लड में। तो क्या करेगा, हमारा ये जो ब्लड है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा अपने साथ। क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा। हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन किसको बाइंड करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है। जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, बहुत सारी एयर, जो हमारी जो एयर होती है उसमें कई तरह की गैसेस होती हैं। तो क्या होगा, सारी गैसेस कहाँ जाएंगी, हमारे नोज में जाएंगी, नोज से विंड पाइप में, विंड पाइप से कहाँ पे, लंग्स में, लंग्स से क्या होगा, ब्लड में जाएंगी। और हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, हीमोग्लोबिन वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस को ही अपने साथ बाइंड करने का काम करेगा। ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा या सर्कुलेट करेगा। कहाँ पे, पूरे ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में। क्लियर? तो ये हो गया क्या, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, ये काम हो गया आरबीसी का। और आरबीसी ये जो मेन काम करती है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। क्यों? क्योंकि जो आरबीसी होती है तो उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के कारण करती है। क्योंकि हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, ये हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसी में ही प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। क्लियर? तो ये हो गया आरबीसी का काम, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। अब अगला आएगा, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये हुआ ऑक्सीजन, क्या हुआ, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसफर हुई। अब क्या होगा, ब्लड में हमारे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भी तो लेके आना है। तो ये क्या करेगी, जो हीमोग्लोबिन है क्या करेगा, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करेगा। और ये क्या करेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, अपने साथ बाइंड करेगा। बाइंड करके कहाँ पे लाएगा, लंग्स में लाएगा, यानी कि फेफड़े में लाएगा। ये फेफड़े में क्या होगा, फेफड़े से जाएगी कहाँ पे, विंड पाइप में जाएगी, श्वसन नली में जाएगी, श्वसन नली से नाक में, नाक से ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, ये बाहर कर दी जाएगी। ठीक, तो ये क्या हो गया,
आरबीसी का फंक्शन। अभी हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। क्लियर? अब हम देखते हैं इसका अगला फंक्शन। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है, हमारे ब्लड में ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ये किस फॉर्म में होती है। हमारा जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो वो ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है। तो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो किस फॉर्म में होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होती है। क्योंकि हमारा ये जो हीमोग्लोबिन होता है जब ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है वो किस फॉर्म में पाई जाती है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में पाई जाती है, ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे, अब यहाँ पे जब हम कहते हैं कि कमरों को जब बंद करके नहीं सोना चाहिए, या फिर जब हम खाना बनाते हैं तो किचन जो होता है हमारा, या फिर कमरे में अगर किसी भी तरह की कोई आग है या फिर चिमनी है, कुछ भी हम जलाते हैं तो कमरा पूरी तरह से बंद नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो धुआं होता है या फिर जो गाड़ियां होती है हमारी, जो ट्रैफिक में फंस जाते हैं, दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि जो धुआं होता है, जो धुआं होता है, जो बर्न होने से जो बनता है वो क्या होता है, उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये कैसी गैस होती है, ये जहरीली गैस होती है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये कैसी गैस होती है, ये जहरीली गैस होती है, जहरीली गैस होती है। और ये क्या करती है, जिसकी वजह से, और ये सबसे ज्यादा इसकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ऑक्सीजन से भी ज्यादा तेज, मतलब बहुत तेजी से क्या होती है, ये सॉल्यूबल होती है, यानी कि हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ बाइंड हो जाती है। कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका ये जो नेचर है कार्बन मोनोऑक्साइड का, बाइंड हो जाना, फिर इतनी तेजी से ये रिएक्ट करती है कि जब ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को बाइंड होने के लिए क्या रहेगा, ऑक्सीजन की जगह तो ये बाइंड हो जाएगी, तो ऑक्सीजन कहाँ पे बाइंड होगी, ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाएगी, तो हमारी जो बॉडी होती है तो पूरे बॉडी में क्या होगा कि सर्कुलेट हो जाएगी ये, तो हमारी बॉडी क्या होगी, एक ही तरह से ये पॉइजन का काम करेगा, तो जिससे क्या होती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, साइलेंट किलर कहा जाता है। ठीक, साइलेंट किलर किसे कहा जाता है, साइलेंट किलर कौन सी गैस को कहा जाता है, साइलेंट किलर कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक, और क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत जल्दी सॉल्युबल होती है, बहुत जल्दी क्या करती है, मिल जाती है हीमोग्लोबिन के साथ। हमारी जो आरबीसी होती है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन के साथ ये बहुत जल्दी मिल जाती है, यानी कि बाइंड हो जाती है। बाइंड होगी ये क्या बनाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, कार्बोक्सी मोनो
हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी मोनो हीमोग्लोबिन। क्लियर? ये क्या करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगी, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी। सर्कुलेट हो जाएगी तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाएगा। जब ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाएगी हीमोग्लोबिन के साथ तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, जिससे ह्यूमन की डेथ हो जाएगी। इसी नेचर की वजह से इसे क्या कहा जाता है, साइलेंट किलर कहा जाता है। और जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होता है तो क्या बनाता है, कार्बोक्सी मोनो हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है। ठीक, अब हम देखेंगे अगला, हीमोग्लोबिन या आरबीसी की कमी से कौन कौन सी डिजीज होती है। आरबीसी की कमी से कौन कौन सी डिजीज होती है। इसमें कौन कौन सी डिजीज होती है आरबीसी से। आरबीसी से होने वाली बीमारियां, तो सबसे पहले हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या होती है, आरबीसी होती है। आरबीसी जो होती है सबसे ज्यादा होती है, यानी कि मिलियंस में प्रेजेंट होती है। ठीक, एक तो ये चीज। तो जब हमारे ब्लड में, सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा आरबीसी होती है हमारे ब्लड में, तो जब हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाएगी, यानी किसकी कमी होगी, ब्लड की कमी हो जाएगी। ब्लड की कमी को हम क्या कहते हैं, एनीमिया। एनीमिया। तो यानी कि जब हमारी बॉडी में आरबीसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तब क्या हो जाएगा, कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया होती है। ठीक, अब हम देखेंगे इसका अगला। अगर ये तो हो गया जब आरबीसी की कमी होती है, और एक और बीमारी होती है, कौन सी, पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है, जब हमारे ब्लड में आरबीसी जो होती है क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है, यानी कि बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, यानी कि जो एक नॉर्मल जितना होता है आरबीसी होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा जब क्वांटिटी में हो जाती है आरबीसी, तो कौन सी बीमारी होती है, पॉलीसाइथेमिया होती है। ठीक, पॉलीसाइथेमिया क्या होती है, जब जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी आरबीसी की क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। एनीमिया कब होता है, जब इसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम हो जाती है, यानी कि जब ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाती है, डिक्रीज होने लगती है, तो एनीमिया होता है। और जब जरूरत से ज्यादा बन जाती है तो क्या होता है, पॉलीसाइथेमिया होता है। एनीमिया जो होता है, एनीमिया का क्या क्या कैरेक्टर होता है, एनीमिया में जैसे वीकनेस का लगना, और जो हाथ पाँव है उनमें हल्की स्वेलिंग सी आने लगती है, तो इसके कई सारे कैरेक्टर होते हैं। इसको जब हम ह्यूमन डिजीज पढ़ेंगे तो सारी डिजीज का हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहीं पे यहाँ पे आपको केवल इतना ही जानना है कि आरबीसी जो होती है, आरबीसी की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, और जब ज्यादा क्वांटिटी में आरबीसी हो जाती है तो क्या होता है, ये पॉलीसाइथेमिया होता है। पॉलीसाइथेमिया का क्या कैरेक्टर होता है, जब ये आरबीसी जरूरत से ज्यादा बनती है तो ये जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी पे क्या होता है, वहाँ पे ब्लैक ब्लैक से स्पॉट बन जाते हैं, बॉडी में ब्लैक ब्लैक से स्पॉट अपीयर होने लगते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। अब आगे देखेंगे हम,
थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के बारे में तो सभी ने सुना होगा। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया अगली डिजीज है। अब थैलेसीमिया में क्या होता है? थैलेसीमिया में इसमें तो हो गया एनीमिया और पॉलीसाइथेमिया का हमारा क्लियर हो गया कि इसमें आरबीसी कम बनती है। पॉलीसाइथेमिया में क्या होती है? आरबीसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनने लगती है। थैलेसीमिया में जो आरबीसी होती है, आरबीसी जो होती है उसका जो नॉर्मल लाइफ स्पैन कितना बताया था हमने? 120 डेज, यानी कि 120 दिन तक उसकी लाइफ, यानी उसकी जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। तो जिन लोगों में ये थैलेसीमिया होती है, यानी थैलेसीमिया की जो डिजीज होती है, तो उनमें क्या होता है? इस जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उनकी लाइफ कितने दिन की हो जाती है? 50 से 60 दिन की हो जाती है, 50 to 60 डेज। ठीक, यानी कि इनका जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन होता है 50 से 60 दिन का हो जाता है, यानी कि ये 120 दिन से पहले ही क्या होती है? ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि इनके जो लाइफ होता है वो बहुत कम हो जाती है। तो जब आरबीसी की लाइफ डिक्रीज होती है तो कौन सी डिजीज होती है? थैलेसीमिया होती है। क्लियर? और एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज, क्वेश्चन अगर आता है कि हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसमें सबसे छोटी सेल्स कौन सी होती है? तो सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? हमारी आरबीसी होती है। इसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, एक बार मैं फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ, जो चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे छोटी जो सेल कौन सी होती है? वो आरबीसी होती है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ब्लड। ठीक है, आरबीसी। और सबसे अगर पूछा जाए हमारे ब्लड में जो लार्जेस्ट सेल होती है वो कौन सी होती है? वो डब्ल्यूबीसी होती है। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होगी, स्मॉलेस्ट आरबीसी होगी। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। और कौन सी डिजीज होती है जिसमें आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है, यानी कि जीवन काल जो होता है कम हो जाता है, 50 से 60 दिन का हो जाता है, लाइफ स्पैन जीवन काल घट जाता है, वो कौन सी डिजीज है? थैलेसीमिया है। आरबीसी जब जरूरत से ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा बनने लगती है, तो वो डिजीज कौन सी है? पॉलीसाइथेमिया है। एनीमिया जब आरबीसी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, सॉरी डिक्रीज हो जाती है, तो वो क्या होता है? एनीमिया होता है। ठीक, और हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहती है? वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में रहती है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक ब्लड। अब हमारी जो अगली क्लास होगी, यानी कि ब्लड का जो थर्ड पार्ट होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। जो डब्ल्यूबीसी होती है वो कई तरह की होती हैं, उनके जो अलग अलग टाइप्स हैं, कितने तरह की होती हैं। ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट में कितने तरह की आती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स में कितने तरह की आती हैं, और उनका अलग अलग क्या फंक्शन होता है, उनका क्या क्या अलग अलग रोल होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये जो टॉपिक था आज का आरबीसी, तो और इसके पहले जो पार्ट फर्स्ट था, तो इनमें से अगर टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।